हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल पे हम 7th प्रिंसिपल आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन मींस सैलरी। इसको नोट करना। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्यूल क्या बोलते हैं कि आपका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जो आपकी सैलरी होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ अ एम्प्लॉय। पोस्ट के हिसाब से उसको क्या मिलनी चाहिए? एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। फेयर वेजेस, लेबर को वेजेस मिलने चाहिए। देन पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका? इंक्रीज डेडिकेशन। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिलेगी तो क्या करेगा? डेडिकेशन से काम करेगा। सेटिस्फेक्शन रहेगा उसके अंदर। अगर वो सेटिस्फाई होकर काम करेगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। देन स्टेबिलिटी इन स्टाफ। जो आपका स्टाफ है वो और कहीं नहीं जाएगा, टर्मिनेशन नहीं होगा। देन एनकरेज डिसऑनेस्टी। अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया जस्ट एंड फेयर रेन्यूमरेशन, तो क्या होगा? लोग डिसऑनेस्टी कर जाएंगे। इंक्रीज डिससेटिस्फेक्शन। यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन आ गया। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? रिसोर्स भी हमारे वेस्ट होंगे क्योंकि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा। होप आई एम क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से पता चल रहा है पावर एक ही पर्सन के हाथ में रहे। तो यहाँ पर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। इसको अगर मैं कीवर्ड बताऊं, क्या आइडिया? कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को कंसंट्रेट करके रखना। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू गिव ऑर्डर। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। देखो यहाँ पर बॉस है और वो क्या कर रहा है यहाँ पर? अगर वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन। और अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो, टॉप मिडल लोअर लेवल ऑफ, मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। आपने हर किसी को उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? अलग अलग लेवल पर बांट दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आ जाएगा? डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी सेम रहेगा, एक में कंसेंट्रेशन है, एक में डिस्पर्सल है। देखो, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन, सी फॉर कंसेंट्रेशन, डी फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, डी फॉर डिस्पर्सल। चलिए, तो अब इससे क्या होगा? अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? वो दूसरे लोगों को अपना काम दे देगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को। इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। जब काम देगा तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा लोगों का, सबऑर्डिनेट का कॉन्फिडेंस। और क्विक डिसीजन होगा, आपको और लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा, आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लोगे। अब इसी के वायलेशन क्या है? मोर वर्कलोड ऑन सुपीरियर। अगर आप सेंट्रलाइजेशन लगते हो तो क्या होगा? ये सेंट्रलाइजेशन का है, तो क्या होगा? आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा। देन डिक्लाइन एनकरेजमेंट ऑफ सुपीरियर। और इससे क्या होगा? सुपीरियर क्या कर रहा है? एनकरेज नहीं कर रहा है लोगों को कि वो कभी भी उसकी पोस्ट पर आ पाए। चलिए, नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। देखो, हाईएस्ट टू लोअर रैंक में आपका क्या हो गया? फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गया। यहां से आपकी टॉप, और फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे डिसीजन लेने की पावर कम होती जाएगी। यही आपका डायग्राम है किसका? स्केलर चेन का। देखिए, कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपका क्या है? ये कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर डी है और यहाँ पर एम है, दोनों को बात करनी है, तो ड्यू टू स्केलर चेन आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वरना यू हैव टू टॉक टू द इमीडिएट सुपीरियर ऑफ योर्स। यहाँ से अगर सी को बात करनी होगी, वो बी पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, फिर एल, फिर एफ। तो ये क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा बड़ी लाइन हो गई। तो ड्यू टू स्केलर चेन आप क्या करते हो? सी डायरेक्टली एम से बात कर सकता है। इससे क्या होगा? आपका क्विक डिसीजन हो जाएगा। चलिए, देन स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो लोगों की, और क्विक सॉल्यूशन मिल जाता है। सी को क्विक सॉल्यूशन मिल गया एम से। देन यहाँ पर वायलेशन में क्या है? डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इसे यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आपने यहाँ पर क्या किया? बी को बताया, ए को बताया, तो आपका क्या होगा? कम्युनिकेशन जो आप करना चाह रहे हो वो चेंज हो जाएगा। नो अकाउंटेबिलिटी। कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा, कोई भी आंसरेबल नहीं हो पाएगा अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं करी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस।
हर चीज की एक जगह होती है और उसी जगह पे वो चीज होनी चाहिए। उससे क्या होगा बेटा, आपका टाइम बचेगा उसे ढूंढने का। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपको पता है ये चीज यहीं रखी है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक इट। और इससे क्या होगा, इट विल गोइंग टू टेक योर लेस टाइम। तो यही लिखा है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एट इट्स प्लेस। फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग। एक चीज की फिक्स प्लेस होगी तो आपको बहुत आसानी होगी चीजों को क्या करने में, निकालने में और असेंबल करने में। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, देखो, कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, डिसिप्लिन होगा, यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का और एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे वेस्टेज हो जाएंगे यूज और अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग हो जाएगी। ऑर्डर का मतलब है हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। मैनेजर को हर एक वर्कर को क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लैंग्वेज, वो कहाँ से आया है, उसका रिलीजन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसे बहुत ही अच्छे से डिग्निटी से क्या करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। अब इसमें पॉजिटिव क्या होगा, आप खुद देखो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो लॉयल होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए यहाँ पर सेटिस्फेक्शन होगा और डिवोशन और लॉयल्टी से काम करेगा। और ये नहीं होगी इक्वालिटी तो इसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा और डिक्लाइन हो जाएगा एफिशिएंसी में और टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। लोग अपने ही किस में रह जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में रह जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या है, घटाना है। अगर आपके एम्प्लॉयज ही जाते रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने रिक्रूटमेंट की, 1 महीने बाद आपका एम्प्लॉय चला गया, फिर आपने दोबारा रिक्रूटमेंट की, दोबारा से 1 महीने बाद चला गया, इट विल गोइंग टू टेक मोर एंड मोर टाइम इन स्टाफिंग प्रोसेस। सिलेक्शन करने में आपका क्या है, बहुत बहुत सारा टाइम और मनी क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टाफ को लाओगे, उसे ट्रेनिंग दोगे। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने स्टेबल रखो एम्प्लॉयज। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को स्टेबल रखती है और वो तभी ग्रो करती है। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज में टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय एक बार आगे सेलेक्ट होके फिर वो आपकी कंपनी में एक फिक्स टेन्योर के लिए तो होना ही होना चाहिए। यहाँ पर है शुड बी अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टेन्योर। और ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, एक एम्प्लॉय में भी सिक्योरिटी आएगी कि इस पीरियड तक तो मैं यहाँ पर हूँ ही। देन इंक्रीज रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है और लेस एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग, आई टोल्ड यू। देन जॉब से, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, उस कंपनी की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी और एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन होगा कि कभी भी वो निकाल दिए जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आपको कोई भी काम दिया गया है उसमें आपने बहुत ही इनिशिएटिव तरीके से किया है, आपने उसको, आपसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा गया, आपने इनिशिएटिव लिया और आपने क्या किया, उसको सॉल्यूशन दिया। सो इट विल गोइंग टू हेल्प इन प्रमोशन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन योर करियर ग्रोथ। चलिए, वर्क शुड बी एनकरेज। जो भी आपके पास इनिशिएटिव लेके आया है, बीइंग अ मैनेजर इट्स योर ड्यूटी कि आप उसे इनिशिएट करो। इससे क्या होगा, मोरल बूस्ट होगा पर्सन का और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। इंक्रीज बिलोंगिंगनेस, उसे लगेगा कि मैं भी एक बहुत अहम पार्ट हूँ बिजनेस का। और इंक्रीज एक्टिविटीज अमंग एम्प्लॉयज। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कोई आपके पास एक सजेशन लेके आया और आप उसे क्या करोगे, डिक्लाइन कर दोगे, उससे बहुत ही अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, तो क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट प्रमोट करता है टीम वर्क। देखो, टीम वर्क के बिना क्या है, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और जब आप सब एक साथ मिलोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर लोगे। और यही टीम स्पिरिट बनाना किसका काम होता है, स्पिरिट द कॉर्प्स के प्रिंसिपल का। ये इंक्रीज करता है टीम स्पिरिट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क होता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल जल्दी से अचीव होते हैं। अगर ये नहीं होता तो टीम स्पिरिट नहीं होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लोगों को काम करने में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी इशू हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ चीज समझ नहीं आई, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Students, that's all for today's class. In our next class, we will going to start with Taylor. तो चलिए, आप
जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।